बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा। कक्षाएं शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने यह आदेश दिया है। बड़ी खबर, यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने आदेश दिया है कि कक्षाएं शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य होगा, मैंडेटरी है। अब सारे मदरसों में उत्तर प्रदेश के जब कक्षाएं शुरू होंगी उसके ठीक पहले राष्ट्रगान होगा। बड़ी खबर, और यह आदेश है यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद का, जो कि कंट्रोल कर रहा है, जो कि मैनेजमेंट देख रहा है। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास ज्यादा जानकारियां इस आदेश के संदर्भ में, और सीधा उनके पास चलेंगे। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस आदेश के संबंध में? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितने भी मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, जो अनुदानित मदरसे हैं, या हम कहें जिसको कि सरकार से ऐड मिलता है, सभी ऐसे मदरसों में ये कहा गया है। हालांकि ये फैसला तो मार्च में ही हो गया था, पर उसके बाद से क्योंकि छुट्टियां हो गई थी, वहाँ पर ग्रीष्मकालीन अवकाश था, वो 30 मार्च से शुरू हो गया था और अभी 11 मई तक था। तो इसीलिए दोबारा ये एक हम कह सकते हैं रिमाइंडर भेजा गया है कि जो भी आदेश तब दिया था मार्च में कि सभी मदरसे मान्यता प्राप्त जितने भी हैं जिनको अनुदान मिलता है, वो सभी मदरसे वहाँ पर सुबह जब हम कहें क्लासेस शुरू होती हैं, कक्षाएं शुरू होती हैं, तो दुआ तो होती है, लेकिन अब जो राष्ट्रगान है जन गण मन, ये पूरा का पूरा होगा, हर दिन होगा, प्रार्थना के साथ, दुआओं के साथ, संवेद स्वर में। जो कागज जारी किया गया आदेश में लिखा है कि संवेद स्वर में, यानी सभी लोग एक साथ राष्ट्रगान वहाँ पर सुबह सुबह होगा और सब उसमें शामिल होंगे। शिक्षक भी होंगे, जो छात्र हैं वो भी शामिल होंगे। और इसके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को ये भी कहा गया कि आप जाएंगे और आपकी जिम्मेदारी है कि जाएं, उसको सुने, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके बाद वो भी रिपोर्ट भेजनी है कि कहाँ, किस जिले में, किस मदरसे में ये जो राष्ट्रगान हो रहा है और कहाँ ये राष्ट्रगान नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल एक तरीके से हम कहें तो हर एक चीज़ उस आदेश में लिखी हुई है कि क्या कुछ करना है इन मदरसों में और किस तरीके से ये पूरा का पूरा राष्ट्रगान होता है। क्योंकि आप आदेश की कॉपी देखिए तो उसमें लिखा हुआ है कि कहाँ से शुरू होगा, जन गण मन से, और जय हे जय हे जय हे तक वो पूरा जो है संवेद स्वर में राष्ट्रगान का सबको वहाँ पर हम कहें तो सुबह सुबह करना है, प्रार्थना के वक्त सभी को करना है। और अभी तक क्या हो रहा है? टीचर भी शामिल होंगे, ऐसा नहीं कि अब तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अब ये होना है, लेकिन अभी तक हो क्या रहा था? क्या दुआ जो होती है सुबह, उसके अलावा ये राष्ट्रगान नहीं पढ़ा जाता था मदरसों में? देखिए, योगी वन में भी इस तरह का आदेश जारी किया गया था। पहले ही कहा गया था कि सबको राष्ट्रगान करना है और सबको जो सुबह की हम कहें तो प्रार्थना है, दुआएं हैं, उसमें करना है। इसके लिए पहले भी आदेश दिया गया था। उसके बाद से तमाम जगहों पर शुरू भी हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर अगर वो नहीं किया जा रहा नियमित रूप से, इसीलिए ये दोबारा जब बैठक हुई 22 मार्च को, तब ये तय हुआ, मदरसा शिक्षा बोर्ड ने ये तय किया कि नहीं, अब इसको अनिवार्य रूप से सभी को करना है। और ये कहा गया कि अब चूंकि बीच में जो मदरसा बोर्ड के देखिए जो हम क्या विद्यालय होते हैं, वहाँ पर जो वार्षिक हम छुट्टियाँ होती हैं वो हो गई थी मार्च में, मार्च से लेकर और मई तक, 11 मई तक, चूँकि तब रमज़ान का महीना था, इसलिए वो पूरे मदरसे बोर्ड के सभी जो विद्यालय वो बंद थे। अब वो खुले हैं 12 तारीख से। तो फिर उसके बाद ये फैसला लिया गया है और यह आदेश दोबारा यानी रिमाइंडर के तौर पर इसे भेजा गया है सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को कि कहीं पर कोई चूक ना हो। अगर आदेश जारी किया गया है तो उस आदेश को सभी लोग फॉलो करें। केवल छात्र ही नहीं, मदरसे में जो छात्र अध्ययनरत हैं वही नहीं, जो शिक्षक हैं, जो उनको पढ़ा रहे हैं, वो भी उसमें शामिल हों। जी अनुभव, ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है क्योंकि मदरसों में धार्मिक शिक्षा जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, उसका प्रमुख भाग है। और आप कह रहे हैं कि योगी वन में भी आदेश दिया गया था, ये उसका रिमाइंडर है। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद जिसने ये आदेश दिया है, इसकी भूमिका क्या होती है मदरसों को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की, या किस हैसियत से ये आदेश दिया गया है? देखिए, मदरसा शिक्षा बोर्ड में जैसा आपने कहा, वो दीनी जो हम कहें दीनी पढ़ाई भी होती है और ख़ास तौर से वहाँ जो डिग्रियाँ मिलती हैं, जैसे फाजिल की, कामिल की, अलग अलग डिग्रियाँ मिलती हैं, तो वो
उनको अनुदान भी मिलता है सरकार की तरफ से। जो जितने भी ज़्यादातर जो मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में जो रजिस्टर्ड है, जो मान्यता प्राप्त हैं, बहुत सारे मदरसों को अनुदान मिलता है, सरकार उनको पैसा देती है और वो हम कहें तो एक तरीके से अनुदानित मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में। उनमें छात्रों की संख्या भी अगर हम देखें एक तरीके से तो लाखों में उनकी संख्या है और मदरसे भी अच्छी खासी संख्या में, शिक्षक हैं काफ़ी सारे मदरसों में। तो इन सभी के लिए ये आदेश जारी किया गया है। ठीक और है, ठीक है। अनुभव आपको रोकेंगे और आपके पास वापस आएंगे, थोड़ा और समझेंगे आपसे। लेकिन जो खबर आप दे रहे हैं उस पर एक रिएक्शन बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। रजा साहब, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। थैंक यू। मोहसिन रजा साहब, एक और देखिए आदेश इस वक्त हम दर्शकों को बता रहे हैं और ये यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद का आदेश है जिसमें राष्ट्रगान को अनिवार्य किया गया है सुबह सुबह संवेद स्वर में, और ये टीचर्स पर भी ये लागू है। तो इसका मकसद क्या है और इसको आप कैसे देखते हैं? अरे अच्छी पहल है, हम इसका स्वागत करते हैं और सभी लोग स्वागत करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ हमने देखा है, हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी पे हम तो मदरसों में गए हैं, राष्ट्रीय गान हमने हमारे सामने हुआ है बाकायदा, सारे मदरसे के बच्चों ने और वहाँ के जितने भी शिक्षक थे उन्होंने बाकायदा खड़े होकर, मैं तो कई मदरसों में गया हूँ और ये अच्छा कदम है, इसका स्वागत करते हैं हम। और साथ साथ ये एक बच्चों के लिए भी एक अच्छा संदेश होगा कि उनको हमने बार बार कहा है कि मदरसे जब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो हम अगर धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं तो मॉडर्न एजुकेशन भी हम दे रहे हैं साथ साथ। तो अगर जनगण मन भी वो गाएंगे और इसके साथ अनुशासन और देश प्रेम की भावना उनके अंदर और बढ़ेगी, क्योंकि राष्ट्रगान जो है वो देश की भावना को बढ़ाता है आपके अंदर और देश के प्रति आप और जिम्मेदार बन जाते हैं। वही बच्चे जो बढ़ के वहां से निकलेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। पहले हमारे बच्चे मौलवी, आमिल, कामिल, फाजिल बनते थे वहां से निकलकर, तो अब हम वो शिक्षा भी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी जी की यहाँ पर जो हम लोगों ने लागू की है नीतियां, उसके तहत मदरसा मॉडर्नाइजेशन किया है, कंप्यूटरीकरण किया है, आधुनिकीकरण किया है। तो अब जिस तरह से तमाम और शिक्षण संस्थान है जहाँ राष्ट्रगान होता है और यहाँ हमारे बच्चे भी बाकायदा बढ़ चढ़ कर राष्ट्रगान गाएंगे। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं होगी, ये आपने देखा है होते हुए और ये अब व्यापक स्तर पर और एक कंटिन्यूटी में होगा। व्यापक स्तर पर ये मतलब मैंने कहा ना कि जब हम देश में मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं तो मुख्य धारा से जब हम जुड़ते हैं तो सारी चीजों को हम मुख्यता से लेते हैं। तो अभी तक जैसे परंपरागत था 15 अगस्त और 26 जनवरी को, तो अब आम तौर से जैसे तमाम और स्कूल कॉलेजेस में सुबह प्रेयर के दौरान होता है, वैसे ही अब सब मदरसों में होगा। ये बहुत अच्छी पहल है और हम इसका स्वागत करते हैं। सभी मदरसे के तमाम शिक्षक और तमाम जो बच्चे हैं वो भी इसका स्वागत, उनके परिवार के लोग भी स्वागत करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए मोहसिन रजा साहब। तो चेयरमैन उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के कह रहे हैं कि ये बहुत स्वागत योग्य ये कदम है मुख्य धारा से जोड़ने का मदरसों को, और 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो उन्होंने होते देखा था, लेकिन अब एक कंटिन्यूटी में, एक रेगुलरिटी में होगा। अब ये नियमित होगा, हर सुबह होगा, छात्र भी करेंगे, अध्यापक भी करेंगे और इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। और इसी आदेश के बारे में अनुभव शुक्ला हमें बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इस आदेश का मतलब क्या है, इस आदेश को कैसे लागू किया जाएगा और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की भूमिका इसमें क्या होगी। अनुभव, अपनी बात आगे बढ़ाइए आप। अनुभव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जो बात मोहसिन रजा कह रहे थे, देखिए योगी वन में वो मंत्री थे और वक्फ के भी मंत्री थे, राज्य मंत्री थे और इस पूरे मामले को देख रहे थे। तब जो आदेश की बात मैंने कही वही आदेश, देखिए एक आदेश उससे पहले भी जारी किया गया था, एक जियो जारी हुआ था, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो राष्ट्रीय पर्व आते हैं उसमें मदरसों में राष्ट्रगान होगा, अनिवार्य रूप से होगा। और तब उसमें ये भी लिखा था कि उसकी जो है वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वो भेजेंगे शासन को भी। ये तब जियो हुआ था, ये आदेश हुआ था। उसी में थोड़ा ये चेंजेस है जो हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें देखिए थोड़ा बदलाव अब ये किया गया है, इसको कहा गया है कि नियमित होगा, यानी अब हर दिन होगा। अब ये नहीं कि जब राष्ट्रीय पर्व आएगा तभी आपको राष्ट्रगान करना है या फिर वहाँ पर सबको राष्ट्रगान में मौजूद रहना, नहीं, अब हर दिन जैसे आपकी जो प्रार्थना है, दुआ आप सुबह होती है मदरसों में, उसका एक हिस्सा ये भी रहेगा, राष्ट्रगान होगा, संवेद स्वर में होगा, सब उसमें शामिल होंगे, शिक्षक भी शामिल होंगे और छात्र भी शामिल होंगे। अनुभव, आपको क्या अंदेशा है? चूंकि मोहसिन रजा साहब ये भी कह रहे थे कि उन्होंने देखा है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऐसा होता रहा है, पूरे जोश खरोश के साथ वहां पर मदरसे में जो छात्र हैं वो ऐसा करते हैं।
तो क्या कोई ब्लॉक इस पर कोई ऑब्जेक्शन भी व्यक्त कर सकता है? क्या इसकी भी आशंका है या कहीं पर इस आदेश के पालन में कोताही भी बरती जा सकती है? क्या इसका भी अंदेशा है? हाँ, देखिए बिल्कुल यही अंदेशा रहा होगा कि ऐसा नहीं हो रहा है। कई जगह का फीडबैक मिला होगा, बहुत जगहों से शिकायत आई होगी और ये अंदेशा रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर ये राष्ट्रगान होता है। हम अगर दारुल उलूम फिरंगी महली की बात करें, जहाँ पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली हैं, तो उनके यहाँ खुद हमने देखा है कि कई बार जब राष्ट्रीय पर्व होते हैं तो इसी तरीके से बच्चे वहाँ पर जो है वो राष्ट्रगान में सभी लोग शामिल होते हैं, बच्चे उसमें शामिल होते हैं, सारे शिक्षक शामिल होते हैं। पर इसमें कहीं ना कहीं ये भी एक शिकायत मिली होगी या ये जानकारी मिली होगी कि इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं किया जा रहा है, यानी हर दिन ये जो हम कहें प्रार्थना का हिस्सा नहीं है। इसीलिए जब 22 तारीख को बैठक हुई, 22 मार्च को, तब ये तय किया गया कि नहीं, अब इसको रेगुलर किया जाएगा, हर दिन ये होगा। जैसे आप अपनी प्रार्थना दुआ सुबह के वक्त करते हैं, जो कक्षाएं प्रारंभ होने से पहले राष्ट्रगान भी अब सबको करना है सुबह प्रार्थना दुआ के साथ। और इसीलिए अब जब खुले मदरसे तो एक बार फिर से एक तरीके से रिमाइंडर भेजा गया है कि जो आदेश जारी किया गया था 22 मार्च को, उसको सब फॉलो करें और केवल फॉलो ही नहीं करें बल्कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग भी करें, खुद जाकर सुने कि कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और आपने अनुभव ये भी बताया कि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिनको अनुदान मिलता है सरकार की ओर से, और वो अनुदान, ये ग्रांट मिलता है उनके सफल संचालन के लिए, उनके स्मूथ संचालन के लिए। इसके अलावा बहुत सारे मदरसे ऐसे भी होंगे जिनको ये अनुदान नहीं मिलता होगा। तो ये समझा जाए कि आदेश सभी मदरसों पर उत्तर प्रदेश के समान रूप से लागू है और एनफोर्स किया जाएगा। देखिए बिल्कुल समान रूप से सभी के लिए है। साफ तौर पर लिखकर आया है कि जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, अनुदानित मदरसे हैं, गैर अनुदानित मदरसे, क्यों? क्योंकि उनको भी तो अनुदान लेना है। गैर अनुदानित मदरसे अगर हैं तो आगे उनको भी अनुदान लेना है, और अगर अनुदान लेना है तो फिर ये वहाँ पर अब आपको राष्ट्रगान सुबह सुबह प्रार्थना के साथ दुआ के साथ राष्ट्रगान भी होगा, ये निर्देशित किया गया है, आदेश जारी किया गया है। एक तरीके से हम कहें तो सभी 75 जिलों के लिए है। और चूंकि ज़िले में देखिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ही अगर हम कहें वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसी की देखरेख में सारी चीज़ें होती हैं। मदरसों को जो भी फंड जाता है उसमें कहीं ना कहीं उसकी भी हम कहें तो एक तरीके से वो शामिल है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही जाता है जहाँ पर भी अनुदान जाता है। और कई बार जब गड़बड़ियाँ सामने आती हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि कई बार देखिए अभी क्या शिकायत आई थी, सरकार बनते ही हमने देखा ये कहा गया कि जितने भी मदरसे हैं तकरीबन, अभी एग्जैक्ट नंबर तो नहीं लेकिन तकरीबन 7,000 के आसपास ऐसे मदरसे थे, कहा गया कि सबकी जाँच की जाएगी, देखा जाएगा कि जो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं कागजों में वो हैं या नहीं है। तो वो सारे मदरसे तो हैं ही, और इसके अलावा जो गैर अनुदानित मदरसे हैं वहाँ पर भी। लेकिन देखिए जिसको सरकार अनुदान दे रही है उसके पर तो सरकार का दबाव रहेगा, उस पर तो सरकार के नियम आदेश को वो मानने के लिए वो कहीं ना कहीं कटिबद्ध भी रहेंगे। पर जिनको अनुदान नहीं दे रही है, हो सकता है कि वहाँ पर इसको फॉलो ना किया जाए। इसीलिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया है कि आप खुद जाइए और अनुश्रवण करिए। जी जी जी, अनुश्रवण करिए, मतलब आप खुद अपनी आंख के सामने राष्ट्रगान को होता हुआ देखिए, सुनिए, सुनिश्चित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव आपका इस आदेश को स्पष्ट करने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए इस आदेश का मतलब क्या है। तो बड़ी खबर ये कि यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने आदेश दिया है कि राष्ट्रगान अनिवार्य होगा उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में सुबह कक्षाओं के शुरू होने से पहले। उसे आ रही एक बड़ी खबर के साथ, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 28 तीर्थयात्रियों की मौत की खबर आ रही है। पिछले 8 दिनों में 28 लोगों की मौत की खबर है। उत्तराखंड सरकार के सामने ये चुनौती बड़ी हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ। अब तक 28 तीर्थयात्रियों की मौत और सिर्फ 8 दिनों में, ये चिंताजनक आंकड़े। विनोद कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। विनोद, आज जो मौतें हुई हैं और कुल जो स्थितियां हैं उसके बारे में बयान करें। राजेंद्र, देखिए पिछले 8 दिनों में उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड चारधाम यात्रा का संचालन शुरू हुआ है, अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार हो, पर्यटन विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग, तीनों बैकफुट पर है। और अगर मेडिकल कैंप की बात करें तो मेडिकल कैंप की बात अब की जा रही है सरकार के द्वारा, और अब तक 28 लोगों की मौत हुई है। तो जागने का काम अगर हो रहा है तो सरकार का अब हो रहा है। अगर बात करें तो तमाम रूट्स पर अब एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को तैनात करने की भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और आप इस बात से अंदाजा लगाइए, क्योंकि अभी 9 ही दिन उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के संचालन को हुआ है राजेंद्र, और 28 लोगों की जो मौत हुई है वो बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि एक नए सिरे से बड़े पैमाने पर यात्रा तो शुरू हुई है, लेकिन सबसे दुखद खबर जो है कि जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है और इसी क्रम में आज 28 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। राज्य सरकार हो, पर्यटन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, बैकफुट पर है। हालांकि आज मुख्य सचिव एसएस संधू ने तमाम रूट्स पर एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को तैनात करने की पुष्टि की है, लेकिन एक चुनौती सरकार के सामने बनी हुई है कि आखिरकार जो मौत के आंकड़े हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं उस पर कैसे अंकुश लग पाए और जो यात्रियों की सुविधा है उसमें उनको अच्छी तरीके से उनको सुविधाएं दी जाए। ये गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें, फिर केदारनाथ की बात करें तो बहुत ही बदतर हालात इन मार्गों पर है और यमुनोत्री में सबसे ज्यादा मौत हुई है, उसके बाद में केदारनाथ में सबसे ज्यादा मौत हुई है। बद्रीनाथ में भी यात्रियों की संख्या बहुत भरमार होती जा रही है, जिसके चलते अब तमाम राज्य सरकार के हाथ तले से तमाम चीजें निकलती जा रही है और यही वजह कि अब एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान मोर्चा संभालने की तैयारी में चल रही है। लेकिन पूरी तरह से बड़े पैमाने पर तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का संचालन शुरू हुआ। जी विनोद, आज भी क्या मौतें हुई श्रद्धालुओं की? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो अब सुबह तक ये मौत का आंकड़ा 23 था, लेकिन 5 मौतें अभी पुष्टि कर दी गई है सरकार की ओर से। डीजी हेल्थ है उनकी तरफ से 28 मौतों की पुष्टि कर दी गई है। तो जो चिंता जरूर है सरकार के सामने कि जो मौत के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे उन पर कैसे अंकुश लग पाए। और आप ये देखिए कि 4 के औसत से रोजाना मौत हो रही है और 4 धाम यात्राओं में अमूमन ऐसा होता था कि 1 या 2 मौतें काफी लंबे दिनों के बाद होती थी, हार्ट अटैक से मौत होती, लेकिन अब दिन प्रतिदिन जो आंकड़े हैं वो उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। बैकफुट पर यहाँ सरकार है जो चरम सीमा पर यात्रा है। मंत्रियों को भी जिम्मेदारी देने की बात थी विनोद, की मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी और वो अलग अलग जो धाम है उन सब की जिम्मेदारी संभालेंगे। केदारनाथ में धन सिंह रावत को जिम्मेदारी देने की बात थी, क्या उस बारे में रिपोर्ट है आपके पास? बिल्कुल, जिम्मेदारी तो दी है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को केदारनाथ धाम की जिम्मेदारी दी गई है और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को बद्रीनाथ धाम में तमाम व्यवस्थाओं को जांचने परखने और व्यवस्थाओं को सही करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जो मुख्य जो पर्यटन मंत्री है वो खुद प्रदेश क्या देश से ही बाहर है, यानी वो लंबे एक दौरे पर अपने विदेश में है, दुबई में वो तमाम अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। और आप इस बात से अंदाजा लगाए कि जब 2 साल के बाद में बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई है तो सरकार के मुताबिक कहा है, पर्यटन मंत्री। ठीक है विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सीतापुर से इस वक्त हमारे पास है, जल निगम भर्ती घोटाले में 7 जून को सुनवाई होगी अगली। जी हाँ, आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए थे आजम खान, लेकिन आज जो है वो चार्जेस फ्रेम नहीं हो पाए और अब 7 जून को सुनवाई की तारीख दी गई है। 7 जून, ये फासला जो है 1 महीने से कुछ कम का आज की तारीख से देखा जाए तो। लेकिन अब अगली सुनवाई सीबीआई की कोर्ट में जल निगम भर्ती घोटाला मामले में 7 जून को होगी। 7 जून को पेशी भी हो सकती है आजम खान की कोर्ट में, क्योंकि आज पेशी हुई थी उनकी, लेकिन कुछ कागजात, कुछ दस्तावेज पूरे नहीं मिले, इसलिए फिर इस सुनवाई को टाला गया है। अब 7 जून को इस मामले में सुनवाई होगी। बड़ी खबर सीतापुर से, जल निगम भर्ती घोटाले में अब 7 जून को सुनवाई होगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। आजम खान की लखनऊ में पेशी होने के बाद अब फिर से एक बार आजम खान सीतापुर जिला कारागार में दाखिल हो चुके हैं और आपको बता दें कि 4 घंटे तक आजम खान लंबे अरसे के बाद जेल से आज़ाद रहे और आजम खान अब से कुछ ही देर पहले इसी सीतापुर जिला कारागार में दाखिल हो चुके हैं। और एबीपी गंगा लगातार सीतापुर जिला कारागार से लेकर के जब वो लखनऊ पहुंचे हैं पेशी पर, तो वहां तक पल पल की नजरें गड़ाए रहा और यहां से आजम खान को ले जाते समय से लेकर के जब वापसी दाखिला हुआ तब भी एबीपी की टीम लगातार बनी रही और आजम खान अब से कुछ ही देर पहले सीतापुर जिला कारागार में दाखिल हो चुके हैं और उनके साथ आजम खान के अधिवक्ता भी मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा, आप आजम खान साहब के अधिवक्ता हैं क्या? हमारा सीनियर है। तो आज कहाँ ले जाया गया था, क्या रहा कोर्ट में? लखनऊ को। क्या रहा? ठीक रहा, तारीख थी, उस पर हाजिर हुए। तो हाजिरी हुई, तो आज पूरी सुनवाई हुई? जी, सुनवाई हुई। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट से तो हम तो इस केस में बरी नहीं है, कोर्ट ने बुलाया था एप्लीकेशन के लिए, मांगी थी बस। उम्मीद लगती है आजम खान साहब अब बाहर आ जाएंगे? उम्मीद है।
हमें वोट। तो इसी बड़ी खबर के साथ कि 7 जून को जल निगम भर्ती घोटाला मामले की अगली तारीख है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।